आगे के अनुच्छेद में लेखक कहते हैं कि देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। हिंदी के आदि कवि सरापाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिलती हैं। इस काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इसी समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा, अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्खन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामांगड दानपत्र, जो कि 754 ईस्वी का है, वह मिलता है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा। इसे कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलापुर, वेरुल ये कहा जाता था। ये अनुपम कैलाश मंदिर पर पहाड़ को काट कर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट, जिसे मालखंड भी कहते हैं, उसकी नींव डाली। अमोघवर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य 850 ईस्वी जिनका समय है, उन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर, सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी यानी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केशीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है। इसकी लिपि नागरी है, परंतु दिवे आगर रत्नागिरी जिला तामपत्र पूर्णतः पराठी में है। इसे मराठी का आद्य लेख भी माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का एक भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करियावले, श्री गंगा राजा ने परकोटा बनवाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चावुंड राजे करवैया ले। ये लेख दक्षिण की शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी में जो थे, उनके ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में हैं। उड़ीसा यानी कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम
तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वर्गुन के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल में शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि यानी संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज का समय 840 से 881 ईस्वी है। उनकी ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि यानी संस्कृत भाषा में है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिलते हैं। इस राजा के बंसवाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिखाए गए थे। बेतमा जो कि इंदौर के समीप है, उसका दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। निबंध के आखिरी अंश में लेखक ने क्रमशः कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसे हम एक चार्ट पेपर के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए देखें। कालक्रम के आधार पर निबंध में नागरी लेखों के प्रमाण दिए गए हैं। हम इन्हें बिंदुवार किए हैं, आप देख सकते हैं। 754 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामांगन दानपत्र। 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य का गणित सार संग्रह। इनमें नागरी लेखों के प्रमाण हैं। 840 से 881 ईस्वी के बीच प्रतिहार शासक की ग्वालियर प्रशस्ति, यह भी नागरी लिपि में लिखा गया है। 10वीं सदी में लिखित दोहा कोश, इसकी चर्चा मैंने निबंध में की थी, यह भी नागरी लिपि में है। 11वीं सदी में शिलाहार शासकों के शिलालेख। 12वीं सदी में केरल शासकों के सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित है। 13वीं सदी में देवगिरी के राजाओं के ताम्रपत्र पर नागरी लिपि दिखाई पड़ती है। 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर शासकों के लेख भी नागरी लिपि में लिखे गए हैं। इस्लामिक शासकों के सिक्कों पर भी नागरी लिपि अंकित है। इस प्रकार लेखक ने कालक्रम के आधार पर कुछ लेखों का जिक्र किया है जो आप देख सकते हैं। निबंध को पढ़ने के क्रम में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती हैं। इस अनुच्छेद में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली जिन्हें मैंने बिंदुवार अंकित किया है, आप देख सकते हैं। विजयनगर राजाओं के शासनकाल में वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। सबसे पहले वेदों को लिपिबद्ध कब किया गया? तो विजयनगर राजाओं के शासनकाल में। ऐसे ही आप देख सकते हैं निबंध में आया है कि 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ हुआ। हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं। एक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि भाषाएं हैं। ठीक इसी प्रकार दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि हैं। एक जानकारी और आपको मिली कि दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण के शासनकाल में एलोरा में कैलाश मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप देख सकते हैं। एक जानकारी और हमें मिली निबंध पढ़ने के क्रम में कि मराठी का आद्य लेख दिव्य आगर ताम्रपत्र है। एक और कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है।
उड़ीसा, जिसे कलिंग प्रदेश कहते हैं, उसमें ब्राह्मी की एक विशेष शैली थी जिसे कलिंग लिपि कहते हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से प्रारंभ होता है मिलना। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। बेतमा स्थान इंदौर के समीप है। ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें निबंध पढ़ने के क्रम में मिली।